बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। दानिश भाई, आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, जब भी पाकिस्तान के हमसाये ममालिक में कोई हालात ख़राब होते हैं या कोई बैरूनी मुदाखलत होती है, तो उसके असरात पाकिस्तान पे भी आते हैं और ये तहरीक का हिस्सा है। क्या ईरान में जो ये मामला चल रहे हैं, खुदा न ख़ास्ता, क्या पाकिस्तान पे भी इसके कोई असरात आ सकते हैं? या खुदा न ख़ास्ता पाकिस्तान को कोई मिसयूज़ कर सकता है ईरान के खिलाफ? इस तरह की चीज़ पाकिस्तान के दायचे में आपको दिखाई देती है? जी, बिल्कुल, टाइम जो चल रहा है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो है सबसे ज़्यादा एक इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। ये जो इतनी ज़्यादा उथल-पुथल चल रही है दुनिया में और जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स के मामला आता है, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, इंडिया फिर एकदम से आमने-सामने आते हुए आपको नज़र आएँगे। मोस्ट प्रोबेबली फ़रवरी, मार्च में, अल्लाह करे ना हो, मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूँ। लेकिन हालात आपने देखे हैं पिछली दफ़ा, पिछले साल में भी कि ऐसे जब भी मैंने आपको क्रिटिकल सेंसिटिव फेज़ बताए हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इंडिया पाकिस्तान समहाउ बॉर्डर पे क्लैशेज़ या कोई ऐसी जैसे बोलते हैं ना वो छुल्ली छोड़ देना, कुछ ना कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से दोनों ममालिक आमने-सामने आ जाएँ। तो ये चीज़ें अभी भी होती हुई आपको नज़र आएँगी। ओके सर। अच्छा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्किये ने यानी कि तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो दिफाई इत्तेहाद है, डिफेंस अलायंस जो पाकिस्तान ने अभी सऊदी अरब के साथ बनाया है, उसमें शामिल होने की ख्वाहिश का ऑफ़िशियली इज़हार कर दिया है। सर, हमने देखा है मादी में मिसाल मौजूद है कि जब भी मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, इकट्ठे नहीं होते बल्कि कोशिश करते हैं, तो उसी दौरान ही इस अलायंस को या तो तोड़ दिया जाता है या फिर इस अलायंस को जो लेके चल रहे होते हैं लोग, उनको निशाना बनाया जाता है। खुदा न ख़ास्ता जो ये अलायंस बन रहा है, खुदा न ख़ास्ता बार-बार कहेंगे ज़ाहिर है पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है, मुस्लिम ममालिक हैं 2। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या इस अलायंस को तोड़ने की वेस्ट कोशिश करेगा? बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा और मेरे ख़्याल से मैंने कल भी आपको इस बात का ज़िक्र किया था कि नेक्स्ट हिट लिस्ट में तुर्किया है। और ये कोई रेगुलर सी बात नहीं है कि तुर्किया जो है आपको ऑफ़िशियली रिक्वेस्ट कर रहा है किसी तरह से। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो रही हैं क्योंकि बैकग्राउंड में या यूँ कहा जाए कि पीछे पिक्चर के पीछे जो चल रहा है वो शायद हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा। हाँ, सितारों की रोशनी में मुझे जो नज़र आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है। वही वाली बात है कि अगर ये लोग साइन कर लेते हैं इस एमओयू को, तो पाकिस्तान के लिए ये मज़ीद एक चैलेंज बन जाएगा। खुदा ना ख़ास्ता कुछ भी अगर तुर्किया में हुआ तो फिर वही वाली बात है कि पाकिस्तान अल्टीमेटली चाहे ना चाहे उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके सर। अच्छा सर, पॉलिटिकल सेगमेंट की तरफ आते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपसे मैं पूछना चाहूँगा बड़े इंपॉर्टेंट। सोहेल अफरीदी को इजाज़त दे दी गई है जलसा करने की बाग जिनाह में कराची के, और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हुई है। पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से उनका इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया गया, वेलकम किया गया और फिर उसकी तारीफ़ भी की गई पीटीआई के कारकुनान की तरफ से और सियासी हलकों की तरफ से, और अब इजाज़त भी दे दी गई है। लेकिन सर, एक और अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि वफ़ाक के कंट्रोल में है कराची का बाग-ए-जिनाह। वफ़ाक की तरफ से कुछ लेट की गई इसकी इजाज़त दी गई जलसे की, तो उसके बाद उससे पहले ही फ़ैसला कर लिया गया सुहेल अफरीदी की तरफ से और पीटीआई की इंतज़ामिया की तरफ से कि हम जो मीनार-ए-पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म का मीनार है, उस कायद-ए-आज़म का मकबरा जो है, उसके गेट पे हम जो है जलसा करेंगे। जिससे ज़ाहिर है रुकावट भी पैदा होगी, सड़क के ऊपर जो गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रैफ़िक की रवानगी मुतासिर होगी। तो सर, ये फिर से जब एक मामला पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दौरान अच्छे खासे चल रहे थे, तो वफ़ाक ने बीच में इस मामले को ख़राब कर दिया है। तो क्या देख रहे हैं कि ईज़िली हो जाएगा जो ये जलसा अनाउंस किया है सोहेल अफ़रीदी ने, या कोई मुश्किलात आएँगी? सर, जलसा बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। मुश्किलात तो ज़रूर आती हैं क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये कोई इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो अगर आप ये बोलें कि खुली इजाज़त मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मैसिव क्राउड को डेफ़िनेटली मोबिलाइज़ करते हुए आपको नज़र आएँगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कल का जलसा बहुत बड़ा कुछ ऐसा बुनियाद रख देगा कि आने वाले दिनों में इसी जलसे की मिसाल देके चीज़ों को आगे लेके जाते हुए आपको ये पीटीआई की पार्टी नज़र आएगी। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो ये है कि ख्वाजा आसिफ ने आज से चंद रोज़ कबल ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है दोस्त ममालिक के साथ,
जिससे जो IMF है उससे हमारी जान छूट जाएगी। अब एक बरतानवी अखबार ने भी इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सूडान के साथ ये मुआहदा कर रहा है। $1.5 अरब का डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, जिससे पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा उन्हें हथियार, जदीद हथियार प्रोवाइड करेगा। और आज हुकूमत की तरफ से एक आ गया है, पाकिस्तान आइंदा बरस जून में IMF से बाहर हो जाएगा। क्या ये सर वाक़ई पॉसिबल है, या आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि हम IMF से हमारी जान छूट जाएगी, जिस तरह 30-40 साल पहले से ये बात की जा रही है? सर वो फिर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के लास्ट क्वार्टर में इंशाल्लाह पाकिस्तान आपको तरक्की करते हुए नज़र आना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता IMF से जान अभी ज़रा टाइम से छूटेगी, इतना इतना नहीं है। 28-29 के बाद कुछ ऐसे हालात बनेंगे। फिलहाल मुझे नहीं लिख रहा। अच्छा, अच्छा सर, ये भी बता दें, फ़ॉलो अप क्वेश्चन है कि ये तरक्की जो करेगा, ये PTI की गवर्नमेंट में करेगा या नून लीग की गवर्नमेंट में करेगा? सर ये नून लीग तो नज़र नहीं आती। अलबत्ता ये है कि ये कोई कोई ऐसा एक नया आपके सामने आने वाला है। कह सकते हैं पार्टी तो नहीं कहूँगा मैं, कि कोई नया ऐसी शख्सियत आएगी जो आपके ज़हन गुमान में नहीं होंगे। मुझे नहीं लग रहा कि PTI की पार्टी में से कोई ऐसा बंदा है जो अभी सामने नहीं है। कोई नया बंदा ही नज़र आता है मुझे। शख्सियत जो है कोई हिडन है इस वक़्त, लेकिन आएगी ज़रूर। 217 अफराद ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों की नज़र हो चुके हैं। टाइम मैगज़ीन ने ये क्लेम किया है। उनके मुताबिक गुज़श्ता रोज़ जब मैंने आपका प्रोग्राम किया था, तो उस वक़्त ये तादाद सिर्फ़ 47 47 थी, जबकि अब ये तादाद बढ़ के 217 हो गई है। सर, पहला सवाल आपसे यही होगा कि ईरान में जो इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, अब इंटरनेट का ब्लैकआउट हो चुका है, हर शहर में, हर गली-कूचों में लोग बाहिर हैं, तो आप क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं? कि क्या ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है? क्योंकि लास्ट टाइम जब बांग्लादेश में तकरीबन 300 जो नौजवान थे उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद बांग्लादेश में रजीम चेंज कह लें या फिर हुकूमत का तख्ता कह लें, वो पलट चुका था। हम नहीं चाहते कि ईरान में किसी किस्म का रजीम चेंज हो, ना हमारी इस तरह की ख्वाहिश है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर वहाँ पे इस तरह के मामलात होते हैं, तो जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं, उनका असर और रसूख वैसा ही यहाँ पर हो जाएगा जिस तरह सद्दाम हुसैन के जाने के बाद हुआ था इराक में। तो सर, आप क्या देख रहे हैं ईरान? तो दानिश भाई, जो 24 से 48 घंटे हैं ये मून की ट्रांजिट से ईरान के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई बहुत बड़ा सामिया या कोई अटैक बहुत एंटिसिपेटेड लग रहा है। अगर ये टाइम निकल जाता है तो फिर यूँ कह सकते हैं आप 11 से लेके 14 तारीख, 11 से 14 तारीख, मेरे ख़्याल से ये 11 तो कल ही है। 11 से 14 तारीख कुल मिला के ईरान के लिए बहुत डिज़ास्टर लेकर आने वाली है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। बट ये वो चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही हैं इस वक़्त ज़ायचे के हिसाब से ईरान के लिए। ओके। अच्छा सर, ईरान कोई वाहिद मुल्क नहीं है जो इस वक़्त अमेरिका और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, उनके निशाने पर है। हमने वेनेज़ुएला में भी अमेरिका की कार्रवाई देखी, और अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अमरीकी मफ़ाद के लिए किसी भी मुल्क में कार्रवाई का हक रखते हैं। इसके अलावा डेनमार्क के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि डेनमार्क भी क्लेम करता है ग्रीनलैंड पे, और यूरोप के कुछ ममालिक हैं वो भी क्लेम करते हैं, और अमेरिका भी क्लेम करता है ग्रीनलैंड पे अपना इख्तियार। लेकिन अब अमेरिका ने ये दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हम ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करने के लिए आ रहे हैं, और हमारा ये फ़ैसला हो चुका है। जबकि डेनमार्क की तरफ से ऑफ़िशियली ये कहा गया है कि अगर वहाँ पे कोई अमेरिकी फ़ौजी दिखाई दिया, तो सोचना नहीं है डेनमार्क की फ़ौज ने, बल्कि कार्रवाई करनी है। सर, सारी दुनिया में अमेरिका की वजह से खलबली मच चुकी है। सिर्फ़ एक मुल्क नहीं, अमेरिका ने एक साथ कई ममालिक के साथ महाज़ खोल दिया है। इस ज़ायचे में ऐसी क्या चेंजिंग आई है कि 2026 शुरू होते ही ये खलबली सी मच गई है अमेरिका के ज़ायचे में? अ, एक्चुअली ये ज़ायचे में खलबली दिसंबर के एंड से थी। लेकिन सन की ट्रांज़िट हो रही थी और जो दूसरे प्लैनेट थे वो मूव आउट हुए हैं। जिस हाउस से वो मूव हुए हैं और जुपिटर और राहु के साथ ट्राइन बनाया है उन्होंने, उसकी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और मैंने आपको अपने 2-3 दिन पुराने व्लॉग में भी ज़िक्र किया था कि ये जो शुरू के 4-5 महीने हैं, अमेरिका जो है अपना दोस्त जमाते हुए पूरी दुनिया पे दिखेगा। और अभी तो वेनेज़ुएला पे इन्होंने कब्ज़ा किया है। मुझे 2-3 ममालिक ऐसे जाते हुए आगे आने वाले दिनों में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी राइट्स और दूसरे मसले मसाइल अमेरिका में भी होने वाले हैं। ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, इसके खिलाफ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े मुज़ाहरे आपके सामने आएँगे।
ओके सर। अच्छा सर, जो अमेरिकी फ़ौज है उसने बहरिया कैरिबियन में एक और ऑयल टैंकर पे कब्ज़ा कर लिया है। इससे पहले भी एक ऑयल टैंकर पे कब्ज़ा किया था और ये कहा जा रहा है कि ये रशियन ऑयल था जो कि अफ्रीकी ममालिक की तरफ जा रहा था। तो सर आप क्या देख रहे हैं कि ताली इस वक़्त तो हमें दिखाई दे रहा है एक हाथ से बज रही है, अमेरिका की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। क्या आइंदा आने वाले दिनों में दीगर ममालिक जैसे रशिया और चीन भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं कि भई दुनिया में हम भी मौजूद हैं? तो क्या वो अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं? अमेरिका के खिलाफ फिलहाल मुझे नज़र नहीं आता। फर्स्ट हाफ में कोई कार्रवाई ऐसी मेजर कार्रवाई नज़र नहीं आती। जी, आवाज़ें उठेंगी, काफ़ी लोग एहतजाज के रोडों पर आएँगे, दूसरे ममालिक में होगा, लेकिन उसके बाद जून-जुलाई के बाद अमेरिका का जो है एक प्रॉब्लमैटिक फ़ेज़ स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली फाइनेंशियल। तो ये चीज़ें जो हैं जून-जुलाई के बाद नज़र आती हैं। जो दूसरी आपने बात की चाइना की, चाइना का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चाइना आपको डायरेक्ट जो है अमेरिका के सामने नज़र नहीं आएगा। चाइना ताइवान के ऊपर कोई एक हमला करने जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करते हुए इनडायरेक्ट वे में एक तरह से चाइना के आमने-सामने होगा। तो चाइना और ताइवान का इश्यू है, रशिया यूक्रेन का इश्यू है, तो अल्टीमेटली जितने भी ममालिक है, उसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिका के कनेक्शन नज़र आते हैं। तो डायरेक्ट वे में मुझे नहीं नज़र आता ऐसा कुछ भी फिलहाल, इनडायरेक्ट वे में ये चीज़ें चलेंगी अभी। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला। हमारे नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया, पिछली वीडियो में बहुत अच्छा फीडबैक आप लोगों ने दिया। आपके कमेंट्स को प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। कुछ जो सवालात मैंने मलिक साहब से पूछे हैं, वो आपके कमेंट्स में से ही लिए हैं, तो अपना फीडबैक देते रहें, कमेंट्स करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।